13th लीजन के बहुत से जहाज समुद्री तूफान के चलते तबाह हो गए और उसमें सवार सभी सैनिक मारे गए। लेकिन लूसियस वोरेनस और टाइटस पुलो किसी तरह तैरते हुए एक बहुत छोटे से टापू तक पहुंच गए, जिसके चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र था और वहां उनके साथ के कई सैनिकों की लाशें बहकर पहुंची हुई थी। ग्रीस में जूलियस सीजर के कैंप में मार्क एंटोनी और कुछ सैनिक पहुंच चुके हैं, लेकिन 13th लीजन का अधिकांश हिस्सा समुद्र में खो गया है। पोम्पेई की सेना ने सीजर को घेर रखा है और उसकी सेना से 3 गुना बड़ी है। गंभीर स्थिति को देखते हुए सीजर और मार्क एंटनी फैसला करते हैं कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो यहाँ से अपनी आखिरी लड़ाई लड़ें। पोम्पेई के कैंप में उसके सभी साथी मानते हैं कि युद्ध लगभग जीत लिया गया है। ब्रूटस बोलता है कि सीजर की तानाशाही खत्म होनी चाहिए, लेकिन मैं हमारी होने वाली जीत को सेलिब्रेट नहीं कर सकता क्योंकि सीजर मेरे लिए मेरे पिता की तरह है। पोम्पेई की स्ट्रेटजी है कि अगर वो लोग थोड़ा इंतजार और करें तो भूख और थकान सीजर की सेना को तोड़ देगी, लेकिन कैटो, स्किपियो और बाकी लोग चाहते हैं कि सीजर को जल्द से जल्द लड़ाई में हराकर मार दिया जाए क्योंकि वो अभी कमजोर है और पोम्पेई पर हमला करने का दबाव डालते हैं। कैटो और स्किपियो पोम्पेई को उसका पास्ट याद दिलाते हैं कि वो पोम्पेई मैग्नस है जिसने बहुत सारी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतते हुए अपने दुश्मनों को कुचल दिया है। और अंत में पोम्पेई उन सभी की बात मान जाता है और सीजर की सेना पर हमला करने का निर्णय लेता है। रोम में न्यूज रीडर अनाउंस करता है कि रोम आर्मी की 13th लीजन का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब गया है, लेकिन मार्क एंटनी सेफली सीजर के पास पहुंच गया है। सीजर की सेना पोम्पेई की सेना से बहुत छोटी है और इस लड़ाई में पोम्पेई की जीत तय है। एटिया अपनी बेटी ऑक्टेविया को बोलती है कि सीजर लड़ाई में पोम्पेई से हार जाएगा और मारा जाएगा, जिसके बाद हम लोगों का हश्र बहुत बुरा होगा। तुम जाओ और सर्विलिया से मदद मांगो जिससे वो अपने कुछ आदमियों को सिक्योरिटी के लिए हमारे दरवाजे पर भेज दे। लाइडी नाइबी से मिलने उसके घर जाती है। नाइबी लाइडी को बोलती है कि उसे ये भी नहीं पता कि जहाज डूबने की वजह से वोरेनस जिंदा भी है या मर गया। लाइडी बोलती है कि मैं तुमसे नाराज जरूर थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोती है। लूसियस वोरेनस और टाइटस पुलो जिस टापू पर फंसे हुए हैं वहां ना तो कुछ खाने को है और ना ही पीने को पानी है। पुलो समुद्र में मछलियां मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वोरेनस पुलो को बोलता है कि भूख से पहले तो हम प्यास से मर जाएंगे। तो पुलो बोलता है कि फिर हम इन लाशों का खून पीकर प्यास बुझाते हैं, जिस पर वोरेनस बोलता है कि वो बहुत नमकीन है और पीने से प्यास और भी ज्यादा बढ़ेगी। ऑक्टेविया सर्विलिया से मिलने जाती है और उससे अपनी मां के लिए मदद मांगती है, जिस पर सर्विलिया मान जाती है। इसके बाद सर्विलिया और ऑक्टेविया का एक इमोशनल कनेक्ट दिखाई देता है। सीजर और पोम्पेई के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें सीजर की जीत होती है। पोम्पेई की सेना सीजर की सेना से 3 गुना ज्यादा होती है, फिर भी इस युद्ध में पोम्पेई हार जाता है। हिस्ट्री में इस लड़ाई को बैटल ऑफ फार्सलस के नाम से जाना जाता है। ये लड़ाई 48 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट की 9 अगस्त को ग्रीस में लड़ा गया था। लड़ाई के बाद सीजर अपने कैंप में वापस आकर पोस्का को बोलता है कि रोम में संदेश भेज दो कि सीजर लड़ाई जीत गया है। पोम्पेई के कैंप में सब बहुत हताश और दुखी हैं। कैटो और स्किपियो अफ्रीका भागकर वहां से युद्ध जारी रखने का निर्णय लेते हैं, जबकि ब्रूटस थक कर कहता है कि कहां तक भागते फिरेंगे, अब तो भागने के लिए महाद्वीप भी खत्म हो रहे हैं। लगातार लड़ाई और भागने से परेशान होकर सिसरो और ब्रूटस सीजर के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला करते हैं। सिसरो कहता है, मैं मरने से नहीं डरता, मैं थक गया हूं और घर वापस जाना चाहता हूं। ब्रूटस बोलता है कि मेरी भी यही फीलिंग है। कैटो बोलता है कि ब्रूटस तुम्हारे बिना हमारी रिपब्लिक की फोर्स का क्या होगा, जिस पर ब्रूटस बहुत गुस्से में बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि पोम्पेई सिर्फ एक बूढ़ा बेवकूफ है तो मैं कभी रोम न छोड़ता। उसी समय पोम्पेई कैंप में एंटर करता है और ये बात सुन लेता है। ब्रूटस पोम्पेई से माफी मांगता है तो पोम्पेई बोलता है कि मैं तुम्हारा गुस्सा डिजर्व करता हूँ। इसके बाद ब्रूटस कैंप से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद पोम्पेई स्किपियो और कैटो से बात करता है और तीनों अलग अलग जाने का फैसला करते हैं। कैटो और स्किपियो अफ्रीका की तरफ निकलकर लड़ाई जारी रखने का फैसला करते हैं, जबकि पोम्पेई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ व्यापारी बनकर ग्रीस के एक शहर एम्फीपोलिस की तरफ जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर का एक छोटा सा लेकिन खास डिटेल काफी ध्यान खींचता है। धुरंधर पार्ट 1 के आखिरी चैप्टर का नाम है एड टू ब्रूटस। ये वही ऐतिहासिक लाइन है जो जूलियस सीजर ने अपनी हत्या के समय मार्कस जूनियस ब्रूटस से कही थी। फिल्म में जिस ब्रूटस का जिक्र किया गया है
उसका कनेक्शन सीधे रोम के इसी ऐतिहासिक कैरेक्टर से जुड़ता है। हालांकि फिल्म में इस नाम का इस्तेमाल सिर्फ एक रेफरेंस भर नहीं है, इसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है। आखिर ब्रूटस को चुनने की असली वजह क्या है और इसका फिल्म की कहानी से क्या संबंध है, ये आपको आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। बिना खाना और बिना पानी के वोरेनस और पुलो की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती हैं और वो दोनों बस अपनी अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वोरेनस अपने मरे हुए 13 लीजन के साथियों की लाशों को पानी में तैरता हुआ देखता है। दोनों मिलकर उन लाशों से एक राफ्ट बनाते हैं और समुद्र में निकल पड़ते हैं। पोम्पेई का परिवार तट पर पहुंचता है और उन्हें किनारे पर लूसियस वोरेनस और टाइटस पुलो बेहोश मिलते हैं। दोनों पोम्पेई मैग्नस को पहचान लेते हैं, लेकिन ये बात छिपाते हैं। पोम्पेई उन्हें अपने साथ ले जाता है और खाना पानी देता है। पोम्पेई की पत्नी उससे पूछती है कि ये दोनों कौन हैं, जिस पर पोम्पेई बोलता है, मुझे नहीं मालूम ये दोनों कौन हैं। रोम में एटिया के कहने पर ऑक्टेविया सर्विलिया से मिलने जाती है। दोनों बैठकर बात कर रही होती हैं कि तभी वहां सर्विलिया की स्लेव आती है और बताती है कि ग्रीस से सीजर के जीतने की खबर आई है और पोम्पेई की सेना पूरी खत्म हो गई। सर्विलिया पूछती है, और मेरे बेटे ब्रूटस की क्या खबर है, जिस पर स्लेव कहती है, इस बारे में अभी कोई खबर नहीं है। सर्विलिया रो पड़ती है। ऑक्टेविया उसे सांत्वना देती है और उसे चूमती है। बाद में दोनों बिस्तर पर साथ लेटी हुई दिखाई देती है। सिसरो और ब्रूटस सीजर के कैंप में सरेंडर करने के लिए पहुंचते हैं और सीजर उन दोनों का बहुत खुशी से स्वागत करता है। ब्रूटस हैरान होकर कहता है कि वो दुश्मन है, लेकिन सीजर बोलता है कि नहीं, हम दुश्मन नहीं हैं, पुराने दोस्त हैं जिनमें बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सीजर को ये जानकर खुशी होती है कि पोम्पेई जिंदा है, लेकिन ये जानकर बहुत दुख होता है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। सीजर सिसरो और ब्रूटस को अपने साथ खाना खाने के लिए ले जाता है। पोम्पेई की जानकारी के बिना उसका एक सैनिक वोरेनस और पुलो को बोलता है कि वो उसके गार्ड्स पर हमला करके पोम्पेई और उसके परिवार को बंदी बनाकर सीजर को सौंप दे। बदले में सीजर से मिलने वाले इनाम का हिस्सा बांटने को कहता है। पुलो इस पर राजी हो जाता है, लेकिन वोरेनस इसे गलत मानकर मना कर देता है। वो सैनिक गुस्से में वोरेनस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वोरेनस उसे मार देता है और पोम्पेई को सब पता चल जाता है। पोम्पेई उन्हें अपनी पहचान अनियस मेला बताता है, जिसके बाद वोरेनस पोम्पेई को बोलता है कि अब वो और उसका परिवार 13th लीजन के कैदी हैं। अकेले में पोम्पेई वोरेनस को अपनी असली पहचान बताता है और वो फार्सलस की लड़ाई कैसे हार गया इस बारे में भी बताता है। पोम्पेई वोरेनस से अपने परिवार को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करता है, जिससे वो लोग इजिप्ट जा सके। अगली सुबह वोरेनस पोम्पेई पर दया करता है और पुलो के विरोध के बावजूद भी पोम्पेई को छोड़ देता है और उनका एक घोड़ा लेकर सीजर के कैंप की तरफ निकल पड़ता है। सीजर के कैंप में पहुंचने के बाद सीजर दोनों को बोलता है कि उस भयानक समुद्री तूफान में 5000 में से सिर्फ तुम और तुम्हारे अलावा 12 लोग बच सके। ईश्वर ने जरूर तुम्हें किसी बड़े रीजन की वजह से बचाया है। तभी मार्क एंटनी बोलता है कि वोरेनस के पास एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। वोरेनस सीजर को बताता है कि आते समय एम्फिपोलिस में हमारा सामना पोम्पेई मैग्नस से हुआ था। वो अपने परिवार और नौकरों के साथ इजिप्ट की तरफ जा रहे हैं। वो बहुत कमजोर हैं, उनके कपड़े गंदे हैं और आंखों में आंसू थे, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया और मेरे इस डिसीजन में टाइटस पुलो शामिल नहीं है। सीजर वोरेनस पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन उसे सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देता है। मार्क एंटनी कहता है कि उसने पोम्पेई को छोड़ दिया, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सीजर बोलता है कि वोरेनस और पुलो पर साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद है। मेरा चोरी हुआ सामान ये दोनों लेकर आए। हजारों लोगों में सिर्फ ये बचे और बीच पे भी इन्हें पोम्पेई मैग्नस भी मिला। मैं ऐसे लोगों को नहीं मार सकता जिन पर ईश्वर इस कदर मेहरबान है। इसके बाद सीजर पोस्का से बोलता है कि सबको बता दो कि हम लोग अब इजिप्ट के लिए निकल रहे हैं। पोम्पेई का परिवार एम्फिपोलिस से इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया की तरफ जाता है, जहां उन्हें उम्मीद होती है कि राजा टॉलेमी 13 उनका स्वागत करेगा, क्योंकि टॉलेमी 13 के पिता टॉलेमी 12 से पोम्पेई की बहुत अच्छी दोस्ती थी। किनारे पर पहुंचने पर पोम्पेई का स्वागत उसका पुराना साथी लूसियस सेप्टिमियस करता है, जो कि अब मिस्र की सेना में है। वो पोम्पेई को बोलता है कि मैं आपके साथ स्पेन की लड़ाई में था, मैं 4th लीजन का सेंचुरियन था। पोम्पेई पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सेप्टिमियस कहता है कि सर, अब मैं यही हूँ क्योंकि एक आदमी को अपना नमक तो कमाना ही पड़ता है। सेप्टिमियस अर्न हिज सॉल्ट कहता है, जो कि एक रोमन कहावत है, क्योंकि उस समय सैनिकों को वेतन के रूप में नमक दिया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी
कि सैलरी शब्द भी इसी सॉल्ट शब्द से निकला है। पोम्पेई उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन सेप्टिमियस पोम्पेई को तलवार घोंप देता है और कहता है कि वो सिर्फ आदेश का पालन कर रहा है। कॉर्नेलिया अपने बच्चों की आंखें ढक लेती है, लेकिन वो खुद अपने पति की हत्या होते हुए देखती है। पोम्पेई का सिर काट दिया जाता है और उसका शरीर पानी में गिरा दिया जाता है, और यही रोम सीजन 1 का 7वां एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म जरूर हो रही है, लेकिन अब अगले एपिसोड से कहानी रोम के साथ साथ इजिप्ट में भी घूमेगी। अगले एपिसोड से कहानी में इजिप्ट के कुछ ऐसे फेमस कैरेक्टर्स की एंट्री होगी जिनकी चर्चा इतिहास में आज तक होती है। अगर आप आगे के एपिसोड्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।